नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। तो दिनांक 13 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स लेकर के हाजिर हूं। इस कक्षा की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो राजस्थान का कौन सा एक डिस्कॉम है जिसे हाल ही में देश के 20 सर्वश्रेष्ठ डिस्कॉम में सम्मिलित किया गया है? पूरे देश भर में ये 19वीं रैंक पर आ गया है और इसका नाम है अजमेर डिस्कॉम। राजस्थान में कुल 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जिनको डिस्कॉम के नाम से जाना जाता है और इन्हीं में से एक अजमेर डिस्कॉम अब जो है पूरे देश भर में अपने प्रदर्शन के आधार पर 19वें स्थान पर आ गया है। तो ऊर्जा विभाग जो है उसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग एंड रैंकिंग, और इसी में पिछले वर्ष के स्थानों की तुलना में 8 स्थानों की छलांग लगाकर 27वें से अब सीधा 19वें स्थान पर अजमेर डिस्कॉम आ गया है। जयपुर डिस्कॉम इसमें 29वें और जोधपुर डिस्कॉम 39वें स्थान पर रहा है। अजमेर डिस्कॉम ने अपने वार्षिक स्कोर को बढ़ाते हुए इसे 62.1 कर लिया है और इसकी ग्रेडिंग भी जो है वो सी से सुधर करके बी हो गई। हालांकि अभी तक हमारा एक भी ऐसा कोई डिस्कॉम नहीं है जो कि ए रेटिंग के अंतर्गत आता हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पीएम श्री योजना, इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले स्कूलों की कल घोषणा की गई और इसी क्रम में पूरे देश भर में प्रथम चरण में राजस्थान के 402 स्कूलों का चयन किया गया है। ये पूरे देश भर में सर्वाधिक है, अर्थात किसी एक राज्य से सर्वाधिक 402 जो स्कूल्स हैं वो केवल राजस्थान से ही चुने गए हैं। तो ये अपने आप में राजस्थान के लिए एक उपलब्धता है और इससे आने वाले समय में राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में स्कूली शिक्षा जो है उसको और बेहतर किया जा सकेगा। तो देश भर में प्रथम स्थान हमने प्राप्त किया है। अगर बात करें उसके जो बेंचमार्क थे, मतलब जो मानक थे, उनके आधार पर तो 21,356 स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इनमें से हमारे 718 स्कूल योजना में शामिल किए जाएंगे, जिनमें से पहले चरण में 402 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है। इनमें माध्यमिक शिक्षा के 346 और प्राथमिक शिक्षा के 56 सरकारी स्कूल शामिल है। बात करें अगर सर्वाधिक स्कूलों की, तो जयपुर जिला जो है वहां से सर्वाधिक 28 स्कूलों का चयन यहाँ पर सीधे सीधे किया गया है। इस योजना के बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इस योजना को कैबिनेट के द्वारा जो है सबसे पहले 7 सितंबर 2022 को अप्रूवल मिला था और इसके अंतर्गत प्रयास किया जाएगा 14,000 से ज्यादा स्कूलों को पीएम श्री स्कूल्स के रूप में डेवलप करना। पीएम श्री का मतलब है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री, इस तरह से इसका नाम रखा गया है। इस स्कूल को हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अंतर्गत विकसित किया जाएगा और ये एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। ना केवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा बल्कि होलिस्टिक वेल राउंड इंडिविजुअल्स जो है उनको तैयार करने का काम इसमें होगा। इसमें कोशिश की जाएगी कि बच्चों में अनुसंधान, लर्निंग और डिस्कशन जैसी चीज़ों को विकसित किया जा सके। इसके अलावा हर एक बच्चे जो कि हर कक्षा में होगा उन सभी से उनका लर्निंग आउटकम लेने का इसमें प्रयास किया जाएगा। ये स्कूल्स बाकी अदर जो स्कूल्स हैं उनको अपने रीजन में लीडरशिप प्रदान करेंगे और इन्हें सेक्टर स्किल काउंसिल्स और लोकल इंडस्ट्रीज के साथ भी जोड़ा जाएगा ताकि बच्चों को शुरुआती स्तर के साथ ही जो है व्यावसायिक शिक्षा का बेसिक जानकारी दिया जा सके। इन स्कूलों का जो संस्थागत ढांचा है उसमें भी बदलाव करते हुए सोलर पैनल्स, एलईडी लाइट्स, न्यूट्रिशन गार्डन्स, वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक फ्री, मतलब एक तरह से ओवरऑल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसके अंतर्गत इनको विकसित करने का काम किया जाएगा। तो यह है पीएम श्री योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा प्रश्न हमारा, कल राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के द्वारा कई विधेयकों को अनुमति दी गई और उसके क्रम में एक ऐसा भी विधेयक था जिसको अनुमति ना देकर के राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रखा गया और उसे भेजा गया है। वो था राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023। तो दोस्तों ऊपरी तीनों विधेयकों को अनुमति मिल गई है, इन्हें अनुमत कर दिया गया है, मतलब अब ये अधिनियम बन चुके हैं और राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक को रख लिया गया है, सुरक्षित रख लिया गया है ताकि इसे राष्ट्रपति को भेजा जा सके। क्यों, आइए जानते हैं। तो 4 विधेयकों को अनुमति मिली है जो कि आपके जो हमारी 15वीं विधानसभा है उसके 8वें सत्र में पारित किए गए। 12 अप्रैल को ये अनुमति दी गई है। ये 4 जो विधेयक हैं वो है राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक, ठीक है। इसके बाद बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2023,
जो दिव्यांग विश्वविद्यालय आपके जामडोली में विकसित किया जा रहा है उसके बारे में ये था। राजस्थान एमएसएमई विधेयक 2023 जिसके अंतर्गत एमएसएमई को सभी प्रकार की जो छूट दी गई है वेरिफिकेशन और बाकी जो लाइसेंसिंग इनसे, वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। और चौथा विधेयक था राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, जिस पर मैं विस्तार से आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं। तो ये 4 विधेयक जो हैं, इन चारों विधेयकों को अनुमति प्रदान की गई है, जबकि एक विधेयक जो कि है आपके न्यायपालिका से जुड़ा हुआ राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, उसको राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजा गया है। ये दरअसल संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन किया गया है। तो आइए 200 क्या है, अनुच्छेद 200 उसको समझ लेते हैं। दरअसल अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति पर बात की गई है। तो जब भी कोई विधानसभा कोई भी जो है विधेयक को पारित करती है, अगर विधानसभा है तो, और अगर दोनों सदन है तो विधानमंडल के द्वारा जब पारित किया जाता है तो वो राज्यपाल के पास आएगा। और राज्यपाल क्या करेगा, 3 काम कर सकता है। या तो वो विधेयक को अनुमति दे सकता है, या फिर वो जो है या तो विधेयक को बोल देगा भाई जाओ, ग्रीन सिग्नल हो गया, या फिर वो क्या करेगा विधेयक को भाई भैया रुक जाओ अभी कहीं नहीं जाना, या फिर वो क्या करेगा इसको भेज देगा किसके पास में, हमारे प्रेसिडेंट के पास में। ये 3 इसके पास में अधिकार होते हैं। अब ये तीनों अधिकार जो हैं, इनमें अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए वो किसी भी विधेयक को अनुमति रोक लेता है तो कोई कुछ नहीं करेगा, वो विधेयक वहीं पर जो है अटका रह जाएगा। यदि मान लीजिए वो अनुमति देता है, ठीक है, तो वो विधेयक अधिनियम बन जाएगा। और अगर धन विधेयक नहीं है तो वो क्या कर सकेगा, लौटा भी सकता है। अपने पास जो भी विधेयक आया उसको वापस सदन को लौटा देगा, भाई ये बदलाव करके वापस दो। अगर मान लो सदन दोनों विधेयक पर पुनर्विचार करते हैं और बिना बदलाव के या बदलाव के साथ वापस भेज देते हैं, तो ऐसे में फिर राज्यपाल को उस पर अनुमति देनी ही पड़ जाती है। ठीक है, उस पर अनुमति को वो फिर रोकता नहीं है। परंतु ऐसा विधेयक जिसमें राज्यपाल की राय में, मतलब राज्यपाल को ऐसा लगता है कि भाई इस अधिनियम के पारित हो जाने से उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण होगा, मतलब उच्च न्यायालय के जो अधिकार हैं वो कम हो जाएंगे। तो यहां पर चूंकि मामला था जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनसे रिलेटेड, और ये न्यायपालिका के ही अधीन आता है, तो इसी वजह से चूंकि न्यायपालिका का अधिकार जो है उस पर यह विधेयक काम कर रहा है, इसीलिए इसको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस संस्थान ने हाइड्रोपोनिक्स खेती की एक नई तकनीक विकसित की है? तो दोस्तों राजस्थान का एक विशेष संस्थान है जिसको बोला जाता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, जो कि शुष्क क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की तकनीकों पर काम कर रहा है। और इसी काजरी जोधपुर ने जो है हाइड्रोपोनिक्स अर्थात पानी के माध्यम से बिना मिट्टी के की जाने वाली खेती की तकनीक विकसित की है। तो इस आधुनिक खेती पद्धति में बिना मिट्टी के उच्च गुणवत्ता स्वच्छ ताजी सब्जियां उगेगी, और ये खेती कम पानी और कम जगह में भी हो पाएगी। दरअसल इसके लिए लगभग 17 के करीब जो पोषक तत्व हैं उनको पानी के साथ मिला करके और अलग अलग विधियों के माध्यम से पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। जो विधियां इसमें काम होती है वो है एनएफटी या न्यूट्रिएंट फिल्म तकनीक, एरोपोनिक्स, डच बकेट और एरो बकेट और कायर पीट माध्यम। इन सभी तरीकों के माध्यम से किया जाता है। ये तरीके क्या होते हैं उसको हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी रहित एक ही लेवल पर की जाने वाली वर्टिकल खेती है। मतलब आप इसमें क्या करोगे, पहले एक लेयर आप जो है इस स्तर पर बना दोगे और जो पाइप्स के माध्यम से जो है पोषक पानी इसमें जाएगा, यहाँ पर जो है खेती आप करना शुरू कर दोगे। इसी के बाद में इसी छत के ऊपर आप दूसरी लेयर बना दोगे, ठीक है, इसमें भी पाइप के थ्रू जो है पानी जुड़ा रहेगा और यहाँ पर भी इसी तरह से पानी का प्रवाह होगा, और इसके ऊपर भी आप फसल सब्जी जो भी उगाना चाहते हो उगा सकते हो। तो ये करके इसमें एक ही जगह पे कम जगह में भी ज़्यादा मात्रा में खेती की जा सकती है। तो पानी की जरूरत भी 90% कम हो जाती है और स्थान की जरूरत भी कम हो जाती है। तो शहरों में जहाँ जगह की बहुत कमी है वहाँ पर छतों पर और बाकी जगह पर खेती करने में ये काफ़ी मददगार मानी जाती है। इसके कुछ तरीके हैं जो आप सामने देख सकते हैं। डीप वाटर कल्चर सिस्टम, ठीक है, जिसमें पानी एक ही जगह भरा रहता है और उसमें आप खेती करते हैं। इसी तरह से विक सिस्टम में क्या होता है, जैसे अपने मोमबत्ती में जैसे जिस तरह से धागे होते हैं और वो तेल जो दिया हम जलाते हैं उसमें तेल जिस तरह से आपकी जो बत्ती होती है उससे ऊपर की तरफ बढ़ता है, उसी तरह से इसमें भी इसी तरह की कुछ ऐसी विक्स का प्रयोग किया जाता है जिनसे जो है एक नीचे दिए गए टैंक से न्यूट्रिएंट्स जो है जड़ों तक पहुंचते रहते हैं। इसी तरह से एब एंड फ्लो सिस्टम होता है जिसमें एक तरफ से पानी डालकर दूसरी तरफ से निकालते रहते हैं लगातार। ड्रिप सिस्टम होता है। ड्रिप सिस्टम में क्या किया जाता है ड्रिप के माध्यम से एक एक पौधे तक जो है न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाया जाता है। इसी तरह से एरोपोनिक्स में केवल जड़े जो है हल्की सी वो पानी तक हल्की डूबी रहती है और बाकी पूरा पौधा गमलों के माध्यम से बाहर रहता है। और एक होती है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, जिसके अंतर्गत एक पतली फिल्म के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स को प्रवाह किया जाता है और ये
6 तकनीक हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो हाइड्रोपोनिक्स एक विधि है जो कि बिना मिट्टी की खेती करने में हमें सक्षम बनाती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों राजस्थान के करंट अफेयर्स के पीडीएफ नोट्स प्लस एमसीक्यू टेस्ट दोनों ही हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो 2023 के सभी महीनों के जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक के करंट अफेयर्स का लाभ आप इस कोर्स में ले सकते हैं। बहुत ही सस्ता ये कोर्स है जो कि आपको मिलता है हमारी एप्लीकेशन पर आरएस जंक्शन के नाम से, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहां पर विकसित होगा? 3D प्रिंटिंग क्या होती है मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। हाल ही में कुछ रॉकेट्स का निर्माण इससे किया गया था। तो बंगलोर में भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर होगा, इसका निर्माण किया जाएगा और ये निर्माण करने वाला है, जो सहायता देने वाला संस्थान है वो है हमारा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर लार्सन एंड टब्रो जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, एलएनटी जिसको बोला जाता है, वो जो है जमीन से 3 मंजिल की इस 3D कंक्रीट प्रिंटिंग को जो है तैयार करेगी और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद के अंतर्गत ये निर्माण किया जाएगा। तो डाक विभाग को पहला अपना ऐसा डाकघर मिलेगा जो 3D प्रिंटिंग तकनीक से बना है और जो बेंगलुरु में तैयार हो रहा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया एवं ओसनियस स्पर्धा जीत ली है? तो डी गुकेश जो कि एक 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर हैं, उन्होंने ये जो है खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने इस प्रतियोगिता में जो कि उज्बेकिस्तान के पास आयोजित हुई थी, तो उज्बेकिस्तान के नॉर्दिबेक अब्दुसात्रोव को फाइनल में उन्होंने हराया और ये प्रतियोगिता जीत ली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री संपत्ति के मामले में सबसे अमीर हैं? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा दिया गया और इसी क्रम में आंध्र प्रदेश के वाई जगन रेड्डी जो हैं, वो जगन मोहन रेड्डी जो है, उनको क्या माना गया है? दुनिया जो भारत है उसका सबसे अमीर संपत्ति के मामले में मुख्यमंत्री माना गया है। तो एडीआर अर्थात एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामक एक संस्थान के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और जगन मोहन रेड्डी के पास 510 करोड़ संपत्ति के साथ वे पहले स्थान पर हैं। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू और तीसरे नंबर पर ओडिशा के नवीन पटनायक हैं। सबसे कम संपत्ति है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास जो मात्र 15 लाख रुपए है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि देश के 19वें करोड़पति हैं, उनके पास 6.63 करोड़ की संपत्ति है। चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। नासा का एक मिशन है टेम्पो मिशन, जिसका किस क्षेत्र से संबंध है? तो इसका संबंध है प्रदूषण मापक मिशन के रूप में। तो दोस्तों नासा ने ये मिशन हाल ही में लॉन्च किया है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से फ्लोरिडा से। इसका नाम है ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन टेम्पो। टेम्पो नासा का ऐसा उपकरण है जो वायु प्रदूषकों और उनके उत्सर्जन स्रोतों की निगरानी करेगा और इसके साथ साथ ये अंतरिक्ष में वायु प्रदूषण का पता लगाएगा उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में। टेम्पो उपकरण एक ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर है। ये प्रकाश और पराबैंगनी तरंगदैर्घ्य के प्रति संवेदनशील है और ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और एरोसोल की उपस्थिति को देख सकता है। टेम्पो को भूतुल्यकालिक कक्षा में जो 36,000 किलोमीटर पर होती है, लेकिन जो है एक स्थान से स्थिर नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो भूमध्य रेखा पर घूमते हैं 36,000 किलोमीटर पे वही स्थिर दिखाई देते हैं। बाकी अदर जो एरिया में दूरी तो वही है, लेकिन वो भूमध्य रेखा पर जो है संचरण नहीं करते। तो भूतुल्यकालिक कक्षा में इंटेलसेट संचार उपग्रह के माध्यम से इनको प्रस्तुत किया गया है। टेम्पो अपने आप में ऐसा अकेला नहीं है, बल्कि ऐसे और भी जो है उपग्रह प्रकार जो है भेजे जाएंगे। टेम्पो के अलावा जेम्स नामक साउथ कोरिया का और सेंटिनल-4 ईएसए यूरोपीय स्पेस एजेंसी का, ये 3 मिलकर के कॉन्स्टलेशन का निर्माण करते हैं जिसका काम होगा प्रदूषण का मापन करना और संबंधित जो भी जानकारी है वो प्रदान करना। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिनमें हमने चर्चा की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। यदि हाँ तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।